आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। आपने फिर पढ़ा डायरेक्टर्स को जाके, हमने एक बड़े चैप्टर को 2 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वज़न थोड़ा सा कम हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे जब आते हैं तो डेफिनेशन तकलीफ दे होती है, लेकिन आगे वो जो रेगुलेशंस हैं वो मज़े की हैं। वो एक ही तरह की चीज़ को इतना रिपीट किया है कि वो हम अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। यानी कम से कम 3 दफ़ा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई जिम्मेदारी नहीं होगी उस इदारे की जो वेबसाइट को मेंटेन करेगा। आपने घर जाके जितना चैप्टर 3 को पढ़ा उसमें मुझे बताइए कोई सवाल। उसके अगर क्या हो, जी, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्रॉस डायरेक्टरशिप की एक बड़ी अजीब सी शर्त होती है। क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब है कि हमारी कंपनी जिसमें वो आने लगा है, हमारे डायरेक्टर के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो, यहाँ भी ताल्लुक ना हो, और किसी और कंपनी में भी वो लोग मिलकर डायरेक्टर ना हो। तो अगर हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर एक कंपनी में डायरेक्टर किसी बाहर की कंपनी में, और वो भाई साहब भी उस बाहर वाली कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो अब दोनों चूंकि उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, दोस्त हैं, तो यहाँ पे अब उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। लेकिन अगर वो इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है तो फिर वो दोस्ती फ़र्क नहीं करेगी, क्योंकि वो तो सवाब के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो कमर्शियल बुनियादों पे इकट्ठे नहीं हुए। जी, मीटे से 21 दिन पहले नोटिस भेजना है। बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं दिया हुआ कि वो कितनी दफ़ा बताएं 21 दिन पहले वाली बात। यानी वो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा वो जो AGM का नोटिस है उसमें हम ये 2 बातें लिखेंगे। वो जो नोटिस में 2 बातें लिखनी है, वो वाला नोटिस 21 दिन पहले दिया जाता है। तो मैं इसलिए उसको एक्सप्लेन किया था कि ये वही 21 दिन वाला नोटिस है जो मशहूर ज़माना AGM के लिए बुलाया जा रहा होता है। जी, एक बंदा अगर पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और बाद में अगर उसका क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट हो गया, तो इसका मतलब है वो उस दिन डिस्क्वालीफाई हो गया जिस दिन उसका क्रॉस डायरेक्टरशिप रिलेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ चीज़ें पिछले 3 साल की और कुछ चीज़ें हैं मौजूदा। तो क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट में क्या पिछले 3 साल का जिक्र है? उसका अगर क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट है तो जिस दिन वो अरेंजमेंट होगा ये अपनी पोजीशन से फिर इप्सो फैक्टो फारिग हो जाएगा। जी, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी के साथ एक बिजनेस रिलेशन हो और थोड़ा बड़ा बिजनेस, ऐसा बिजनेस रिलेशन है जिसको हम पहचान सकें कि हाँ भाई ये तो इतनी बड़ी तादाद में है। मटेरियलिटी को कंपनी लॉ नॉर्मली डिफाइन करता है 10% से ऊपर की कोई चीज़। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ये कंपनी का शेयर होल्डर भी 10% से ऊपर का हो तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं कहला सकेगा, छोटा मोटा शेयर होल्डर चल जाएगा, क्योंकि इसको शेयर्स तो चाहिए होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जी जी, वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑलरेडी डन। एक डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट हो गए, कुछ लोगों ने जाके चैलेंज कर दिया, अदालत में मुकदमा चला, अदालत वालों ने कुछ अरसे बाद कह दिया कि हाँ भाई वो डायरेक्टर गलत था। जब कंपनी में आए तो पता लगा कि वो 11 डायरेक्टर्स ने मिलकर 3 डिसीजन पास कर लिए हुए हैं, उन 11 में से एक गलत इंसान भी है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक डायरेक्टर की बाद में पता लग जाएगा कि अपॉइंटमेंट गलत थी तो उसकी मौजूदगी में होने वाले फैसले खुद ब खुद गलत नहीं हो जाएंगे। जी, अपार्ट फ्रॉम आ डायरेक्टरशिप फ़ी, ये मैंने कल इस पे जोर दिया था कि ये अल्फाज का घुमाव ऐसा है कि 2 एक्सेप्शंस हैं। एक काम करना है, 2 चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना है। आपने वो जुमला पढ़ते हुए डायरेक्टर फ़ी नहीं पढ़नी और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं पढ़ना है। जल्दी से वो जुमला दिखाता हूँ, ये कन्फ्यूजन होती है इस डेफिनेशन में। आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी, आपने रिटायरमेंट बेनिफिट और डायरेक्टर फ़ी नहीं पढ़ना। आपने इस कॉमे से इस और से पीछे तक नहीं पढ़ना। हैज़ रिसीव्ड रेम्युनरेशन इन 3 years प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर और रिसीव एडिशनल रेम्युनरेशन और हैज़ पार्टिसिपेटेड इन स्टॉक ऑप्शन और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम। 4 काम, रेम्युनरेशन हासिल की हो, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन हासिल की हो, स्टॉक ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया हो, या इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम कंपनी, लिख सकते हैं। अब इसमें फिर एक और जुमला लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर फी, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा हो तो चलेगा, लेकिन अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर अभी भी डायरेक्टर फी ले रहा हो तो फिर गलत हो जाएगा। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, इसका मतलब है 5 चीज़ें, रेम्युनरेशन लियो, एडिशनल रेम्युनरेशन लियो,
स्टॉक ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड में पास वो किया हो, या डायरेक्टर की किसी भी किस्म के पैसे ले रहा हो, डायरेक्टरशिप की फ़ी। अब ये जो मीटिंग अटेंड करने के चार्जेस हैं, इससे आपकी इंडिपेंडेंस आउट नहीं होती है, लेकिन डायरेक्टर बनने की तनख्वाह, फ़ी, कुछ भी आप इस तरह की मद में ले रहे हैं, उससे आपकी इंडिपेंडेंस मुतासर हो जाती है। डन। तो ये जी जी क्लोज रिलेटिव ऑफ कंपनी डायरेक्टर का इसमें कोई एक्सेप्शन है? जितने भी क्लोज रिलेटिव हैं वो इसमें आएंगे, और क्लोज रिलेटिव उन्होंने डिफाइन कर दी यहाँ पे स्पेसिफिकली। कहाँ गया हमारा ये रहा, स्पाउस। स्पाउस में मियाँ बीवी आ जाते हैं। लीनियल असेंडेंट्स, ऊपर वाले लोग लीनियल 1 to 1 रिलेशन, वालदैन, उनके वालदैन, उनके वालदैन। चचा का जिक्र नहीं हो रहा, मामू का जिक्र नहीं हो रहा, वालदैन। दादा दादी हो सकते हैं, परदादा परदादी हो सकते हैं। तो लीनियल असेंडेंट 1 to 1, आपके वालदैन, उनके वालदैन, उनके वालदैन, फिर नीचे डिसेंडेंट में भी है लीनियल डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। आपकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ठीक है। अब आपके भाई की औलाद इसमें काउंट नहीं होगी, लेकिन आपका भाई जो है इसमें, और सिबलिंग कौन है? तो एक बंदा, सारे ब्लड रिलेशन उन्होंने डाल दिए। बहन भाई ब्लड रिलेशन है, वालदैन ब्लड रिलेशन है, औलाद ब्लड रिलेशन है, और एक ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन ब्लडी रिलेशन, ये स्पाउस। तो उन्होंने जो है वो कुछ नेचुरल रिलेशन बताएं, और एक और रिलेशन जो नेचुरल नहीं है लेकिन वो नेचुरल से ज़्यादा हावी हो जाता है। बंदा जो है ना फिर मतलब आगे क्लास में पढ़ाता रहता है, पर कहता है घर जाएंगे तो पिटाई होगी। जी सर, जब उसका रिलेटिव डायरेक्टर से बात किया तो फिर तो एलिजिबल हो गया। जी, जब उसका जो रिलेटिव जो डायरेक्टर है वो निकल गया, ठीक है। तो फिर तो इंडिपेंडेंट। अगर उसका रिलेटिव उस पोजीशन पे नहीं है तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस हो सकती है। तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन भी वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और एट एनी गिवन टाइम, अगर वो 3 साल वाली शर्त नहीं है तो उसको एट एनी गिवन टाइम इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। एक भाई ने सवाल पूछा, सर आप भी डरते हैं? मतलब भाई वो होता है ना डाउट, क्या होता है वो, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है मशकूक बात पे। अगर मैं कहता मैं नहीं डरता तो ये एक बड़ी मशकूक सी बात होती है। आप कहते हैं कि सर ने एक अनोखी सी बात कर दी कि एक अजीब सा शौहर है जो डरता ही नहीं है। तो ये जो है ना, मतलब ऐसी बातें करके आपको शादी से भगाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना तवज्जो मरकूज़ कर सकें अपनी पढ़ाई पे और सही से पढ़ सकें। क्योंकि वो हमारे एक टीचर हमें पढ़ाते हुए ना बीच में कुछ इस तरह की एग्जांपल देते थे जिसमें वो कहते थे कि आज तो बेगम ने बड़ा पीटा और इस तरह से ना, तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे, तो उससे ना लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता था। अब ज़ाहिर है उनकी बेगम उन्हें नहीं पीटती होगी या सारा कुछ है, लेकिन मुझे ये समझ आया कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो शादी के जिक्र पे ना बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं, फिर उनका पढ़ने का दिल करता है। तो शादी का जिक्र हुआ, अब हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो है ना आपके जहन फ्रेश हो गए हैं, अब आप जो है ना वो अगले 1 घंटे तक मुझे बर्दाश्त कर सकेंगे। ले जी, चीज़ों को आगे चलते हैं लेके। डिफरेंट तरह के डायरेक्टर्स हमने देख लिए। आज हमने डायरेक्टर्स में सारी कचरे मचरे वाली चीज़ें डिस्कस करनी है। डायरेक्टर्स के मिसक्लेनियस रूल्स। मिसक्लेनियस रूल्स में रिमूवल और जो डायरेक्टर्स का डिस्क्वालीफाई होना है उसको एक अलग कैटेगरी बना लेंगे, और बाकी सारे रूल्स, उसकी पावर्स, ड्यूटीज़, उसको हम तेज़ी से देखते रहेंगे, क्योंकि अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्रैमिंग वाली हैं, लेकिन हमने उसको कंप्लीटनेस को इंश्योर भी करना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर कैसे कैसे निकल सकता है? डायरेक्टर 3 तरीके से निकल सकता है, किताब ने 2 तरीके बताए हैं। तीसरा तरीका होता है SCCP भी डायरेक्टर को निकाल सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर देके, वो सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 तरीके से डायरेक्टर निकल सकता है, मेंबर्स इकट्ठे होकर करारदादे मुजम्मत पास कर दें, करारदादे अदम इत्मीनान पास कर दें, और वो कहें कि जी हमें ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, इसे निकाल दो। तो मेंबर इकट्ठे होकर करारदाद पास कर दें, तो वो करारदाद एक ख़ास लेवल के वोट ले और एक ख़ास लेवल के वोट ना ले तो वो निकलेगा या बच जाएगा। और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ कह दे कि ये हरकत कर दी, इसको निकाल दो ऑफिस से। तो ये 2 बातें हैं, रेजोल्यूशन यानी कि या डायरेक्टर को उसके जो कंपनी के मेंबर हैं वो इकट्ठे होकर निकाल दें, वो बेचारा डायरी पकड़ के बाहर चला जाए, या कानून कह दे कि तुम हो ही गलत, निकलो, तुम्हें नाअहल करते हैं, और वो दवाइयाँ लेने चला जाए। तो डायरी लेके निकलने वाला बंदा भी डिफाइन कर दिया इन्होंने, और दवाइयाँ लेने वाला बंदा जिसको लॉ ने कहा कि या दवाइयाँ लेने चले जाओ या फिर कुट खाओ, तो वो दवाइयाँ लेने चला गया। तो दोनों तरह से निकाला जा सकता है, कानून भी निकाल सकता है, और जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं जिनकी वो कंपनी है, जैसे हमारे केस में जो असेंबली मेंबर्स हैं, वो अगर उन्हें लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है तो वो उसे निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा? मेंबर इकट्ठे होंगे निकालने के लिए। ये अजीब सा सेक्शन है,
चूँकि डेफिनेशन नहीं है तो इसके अल्फाज थोड़े से सीधे कर दिए। ओरिजिनल लॉ के अल्फाज हैं, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ नंबर ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट इट इज इक्वल टू और एक्सीड मिनिमम नंबर ऑफ वोट दैट वर कास्टेड अगेंस्ट वो डायरेक्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलेक्शन। तो वो एक जुमला शुरू होता है और उसमें 4 दफ़ा नहीं आता है। रेजोल्यूशन है फॉर रिमूवल, पास नहीं होगी अगर फेवर में ना आने वाले वोट, थोड़ा वो जुमला इतना फंस जाता है। तो आसान अल्फाज में रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल है, रेजोल्यूशन है ही नेगेटिव रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या करिए, हम डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं। कुछ लोग रेजोल्यूशन की फेवर में आएंगे, कुछ लोग रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। अगेंस्ट वाले बंदे क्या चाहते हैं, बच जाए। पहली दफ़ा लॉ में हम ये नहीं देखने लगे कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए हैं, हम देखने लगे हैं रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कितने वोट आए हैं, आसान अल्फाज में डायरेक्टर की फेवर में कितने वोट आए हैं। अगर वो वोट एक खास बेंचमार्क को क्रॉस कर गए तो डायरेक्टर बच जाएगा। अगर वो वोट एक खास बेंचमार्क, तो सबसे पहले मेंबर में रिमूव डायरेक्टर थ्रू रेजोल्यूशन देयर मीटिंग, बट ये रेजोल्यूशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पास इफ नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट रेजोल्यूशन यानी कि इन फेवर ऑफ डायरेक्टर्स इक्वल टू और एक्सीड, वो एक खास लेवल पे आ जाए या उससे ऊपर चली जाए। वो खास लेवल क्या है, 2 अलग अलग डायरेक्टर्स के केस में अलग अलग है। इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में वो जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट सबसे, जो पिछले इलेक्शन में जो सबसे कम वोट पड़े थे, याद है वो जो बेंचमार्क हमने बनाया था कि जी आखिरी बंदा 50-60 हज़ार वोट लेके आया है, एक डायरेक्टर को निकालने लगे हैं, वो लेके आया था 6 लाख वोट, आज उसकी फेवर में सिर्फ 1 लाख वोट। लेकिन कंपनी में अभी भी एक ऐसा बंदा बैठा है जो 50,000 वोटों से डायरेक्टर बन के आया हुआ है, तो डायरेक्टर पास स्टिल इतना मैंडेट है कि उसको निकालना मुनासिब नहीं है। तो एक डायरेक्टर को नहीं निकाला जाएगा अगर वो आज उतने मिनिमम वोट ले ले जितने से सबसे छोटा डायरेक्टर पिछले इलेक्शन में आया था। तो अगर आई के आप न्यूमेरिकल बनाए तो वो पिछले इलेक्शन के आपको नंबर्स बताएगा और आखिरी बंदे के नंबर्स बताएगा, और अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल बताएंगे, तो फिर आपको फिर अंदाज़ा लगाना होगा, खुद ही से एवरेज आउट करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या है, फर्स्ट या कैजुअल डायरेक्टर। अब कैजुअल वैकेंसी ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, इसको अगर हम आखिरी इलेक्टेड डायरेक्टर से कंपेयर करेंगे तो मुनासिब नहीं है, इसको हम एवरेज से कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी इलेक्शन वाले दिन कितने वोट पड़े थे, पता ही लगा कि इलेक्शन वाले दिन 24 लाख वोट टोटल पड़े थे सारे डायरेक्टर्स को। आज सारे डायरेक्टर्स कितने हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, फलाना फलाना, पता लगा इसको, क्रेडिटर को, फलाना वगैरह को मिला के 12 डायरेक्टर्स हैं। 12 डायरेक्टर्स पर कंपनी में हर तरह के हैं, और 1.5 साल पहले इलेक्शन में 24 लाख वोट पड़े थे। अगर ये 12 के 12 फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन लड़ते, हालांकि इन सब ने इलेक्शन नहीं लड़ना, अगर ये सब के सब इलेक्शन लड़ते और उस दिन इलेक्शन लड़ते जिस दिन कितने वोट कास्ट हुए थे, तो औसतन हर बंदे को कितने वोट मिलते हैं, 2 लाख। तो अगर ये कैजुअल वैकेंसी निकलना चाहता है तो इसको एवरेज मैंडेट लेना होगा अपनी फेवर में। एवरेज मैंडेट कैसे काउंट होगा, उस दिन के वोट आज के डायरेक्टर्स, उस दिन के वोट डिवाइडेड बाय आज के डायरेक्टर। अगर उस दिन के वोट सवाल ने ना दिए हो तो उस दिन का शेयर कैपिटल पकड़ेंगे, उस दिन के नंबर ऑफ डायरेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास टोटल वोट अवेलेबल आ जाएं, और डिवाइड करेंगे आज के डायरेक्टर से। तो हो सकता है उस दिन 7 डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ था और कंपनी का शेयर कैपिटल था 1 लाख शेयर्स, तो 7 लाख वोट अवेलेबल थे उस दिन, डिवाइडेड बाय आज इस समेत 12 डायरेक्टर्स हैं, 7 लाख को 12 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? यानी कि कैजुअल के केस में टोटल वोट अवेलेबल यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म जो थे वो नंबर ऑफ शेयर टोटल शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई हुए और डिवाइड हुए आज के डायरेक्टर। तो ये 2 बातें हो सकती हैं, या तो मुझे मीटिंग में इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे वो बता दें, फिर तो बहुत आसान है, वो वोट पकड़ें आज के डायरेक्टर से डिवाइड कर दें। अगर वो ना बताएं तो फिर वो बताएंगे उस दिन का शेयर कैपिटल और उस दिन के डायरेक्टर, इलेक्टेड डायरेक्टर, उस दिन का शेयर कैपिटल पकड़ूंगा, उस दिन के इलेक्टेड डायरेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक टोटल वोट्स आ जाएंगे। उस दिन के इलेक्टेड डायरेक्टर, उस दिन के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हो गया, टोटल वोट अवेलेबल आ गए, डिवाइडेड बाय आज नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, इस वक्त कितने डायरेक्टर उनसे डिवाइड कर देंगे, तो एक एवरेज वोटिंग आ जाएगी। इतनी एवरेज वोटिंग अपनी फेवर में ले लेगा तो ये बच जाएगा। ये बात समझ आई? तो न्यूमेरिकली इसके ऊपर खेला जा सकता है। फर्स्ट डायरेक्टर के केस में चूंकि इलेक्शन हुआ ही नहीं तो आपको शेयर कैपिटल एट स्टार्ट लेना पड़ेगा, डायरेक्टर एट स्टार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा डायरेक्टर्स टुडे, आज कितने डायरेक्टर्स हैं। डन। तो यह रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बचने के लिए कितने वोट ले, इलेक्टेड डायरेक्टर मिनिमम वोट ले बच जाएगा, और ये एवरेज वोट ले तो बचेगा। भाई का सवाल नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि हमने जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टर को ताकि नंबर ऑफ वोट्स आ सके। डन। वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, वो जो लॉ वाला है कि लॉ खुद ब खुद डायरेक्टर को कब कहेगा ऑफिस छोड़ दो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं।
कुछ एडिशनल ग्राउंड स्पेसिफाई आर्टिकल में कर सकते हैं। ऊपर 5 बातें लिखी हुई हैं, 4 बातें लिखी हुई हैं, उनके अलावा कुछ बातें आप आर्टिकल में लिख दें तो वो भी हो जाएंगी। अगर एक डायरेक्टर इनएलिजिबल हो जाए किसी भी वजह से तो वो फ़ौरन निकाल दिया जाएगा। एक डायरेक्टर 3 लगातार मीटिंग्स छोड़ दे बगैर डायरेक्टर्स को बताए, डायरेक्टर्स की मीटिंग तो वैसे ही 3-3, 4-4 महीने बाद होती है, और ये भाई साहब ने लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं की, ना कोई लीव ऑफ एब्सेंस दी है, ना बताया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, या ये मसला है वो मसला। तो लगातार 3 मीटिंग होती हैं, एक डायरेक्टर लगातार नहीं आता और वो लीव ऑफ एब्सेंस भी नहीं देता, इसका मतलब वो नॉट इंटरेस्टेड है, लॉ कहता है उसे निकाल दो। तो अगर एक डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग छोड़ दे, लेकिन अगर उसने लॉ पढ़ा हुआ है तो वो 2 मीटिंग छोड़ के तीसरी मीटिंग अटेंड करेगा, फिर अगली 2 मीटिंग छोड़ेगा, फिर तीसरी मीटिंग अटेंड करेगा, फिर नहीं निकाला जा सकता कानूनी तौर पर। 3 लगातार मीटिंग्स वाली, फिर वो या जिस फर्म में वो पार्टनर है या जिस प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो लोग लोन या गारंटी ले लें कंपनी से कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए। कंपनीज एक्ट ने एक रूल बताया है कि डायरेक्टर को अगर लोन देना है ना तो फिर उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स से। मेंबर्स अप्रूव कर देंगे तो आप लोन दे दें, और लिस्टेड कंपनी में आपको SCCP से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो एक तरीका बताया लोन का, कहते हैं अगर वो तरीके को फॉलो किए बगैर इसने कोई लोन ले लिया डायरेक्टर ने तो निकाल दिया जाएगा, उसकी कंपनी ने ले लिया बगैर अप्रूवल के तो भी निकाल दिया जाएगा। आखिरी बात, विदाउट सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग, बगैर मेंबर्स की इजाज़त के एक्सेप्ट कर ले या होल्ड कर ले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है जी? तो एडिशनल कोई मैनेजर अकाउंट बन गया फलाना, तो अगर इसने कोई एडिशनल पोजीशन एक्सेप्ट की बगैर मेंबर से पूछे तो गलत है। मेंबर से पूछ क्यों नहीं चाहिए? 3 ऐसी पोजीशन है जो बगैर मेंबर से पूछे एक्सेप्ट की जा सकती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर और टेक्निकल एडवाइजर। तो पूरा सेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा कि एक डायरेक्टर कंपनी में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल या टेक्निकल एडवाइजर, और वो मेंबर से इजाज़त नहीं लेता। मेंबर से इजाज़त ले लें वो भी अलाउड है, और इन 3 में से कोई पोजीशन हो तो बगैर इजाज़त के अलाउड है। तो अगर एक डायरेक्टर कंपनी में एक इजाफी चार्ज संभाल लेता है और उसके पैसे लेना शुरू कर देता है और मेंबर्स को नहीं पता या ये उन अलाउड 3 पोजीशन में नहीं है तो उसने गलत हरकत की है, उसको निकाल दिया जाएगा। तो 5 केसेस में डायरेक्टर को निकाल दिया जाएगा। वो मीटिंग्स लगातार छोड़ दें, वो या उसकी कंपनी है या उसका फर्म लोन एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रावेंशन में, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाए और बगैर मेंबर से पूछे उन 3 के अलावा, या इनएलिजिबल हो जाए, और फाइनली आर्टिकल्स में इसके अलावा भी अगर कोई आप एडिशनल बात लिखना चाहें तो उससे भी वो डायरेक्टर फारिग हो सकता है। तो एक डायरेक्टर कब अपने ओहदे से फारिग हो जाएगा? जब वो इन 4-5 में से कोई भी काम कर बैठे। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। अब डायरेक्टर्स के बारे में मुत्तफरिक बातें, यानी कि मैं चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक बड़ा हिस्सा डिफरेंट डायरेक्टर्स और उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एक छोटा हिस्सा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और कि कब उसको निकाल दिया जाएगा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, और फिर एक बड़ा हिस्सा जिसमें पावर, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़, फलाना फलाना, बहुत सारी बातें हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन समझ इस लेवल पे लेना है कि अगर बीच में कहीं आपका रट्टा कच्चा पक्का हो जाए तो आप खुद से कुछ लिख सकें। पावर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर हर वो पावर रखते हैं जो कंपनी चलाने के लिए चाहिए। अब कंपनी चलाने का मतलब है कि कंपनी में चेक भी साइन हो रहे होंगे, कंपनी में सारे काम भी हो रहे होंगे, चीज़ें भी परचेज हो रही होंगी, ये भी हो रहा होगा, कंपनी में तो नाम भी चेंज हो रहा होता है। क्या वो डायरेक्टर की पावर है? नाम चेंज करना किसकी पावर है? स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की पावर। इसका मतलब है डायरेक्टर के पास सारी पावर्स हैं माइनस वो पावर्स जो लॉ ने मेंबर्स को दे दी। तो पहला बड़ा प्यारा जुमला है, डायरेक्टर वो तमाम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो इस एक्ट या आर्टिकल या स्पेशल रेजोल्यूशन ने मेंबर्स को अलग से अलाउ नहीं की। जो मेंबर को कह दिया लॉ ने वो मेंबर करेगा, जो मेंबर्स को नहीं कहा वो कौन करेंगे? डायरेक्टर। और नीचे पर एक इन्होंने सिंबॉलिक सी लिस्ट दे दी कि ये शेयर इशू कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी, लोन दे सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 मिलियन से ऊपर का अप्रूव कर सकते हैं, 100,000 से ऊपर का डिस्पोजल अप्रूव कर सकते हैं, कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है, शेयर खरीदने हैं, एनुअल या पीरियोडिक अकाउंट्स को पहली दफ़ा ऑथेंटिकेट करना है, बोनस देना है एम्प्लॉइज़ को, इंटरिम डिविडेंड देना है, किसी डायरेक्टर को ऑथराइज़ करना है, ये सारी पावर्स हैं। राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्री राइट ऑफ करनी है, बैड राइट ऑफ करना है, ये सारी पावर्स हैं। और जब थक जाते हैं तो कह देते हैं एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर। तो एक लिस्ट ऑफ पावर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि IKB ये सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन इसको रटा मारेंगे तो ज़रा मुश्किल में आ जाएंगे। इसको इतनी दफ़ा देख लीजिएगा कि कम से कम पेपर में अगर आ जाए तो आप इसमें से मोटी मोटी बातें लिख सकें। IKB ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं करना सवाल पूछते हुए कि ये तो बहुत ज़्यादा रटा था। तो एक लिस्ट ऑफ पावर्स दी हुई है। ये कहते साथ ही उन्हें ख्याल आया कि कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मेंबर से पूछे बगैर नहीं हो सकती। तो कुछ पावर्स हैं मेंबर्स के पास जो डायरेक्टर्स के पास नहीं है, कुछ पावर्स हैं डायरेक्टर्स के पास जो मेंबर्स के पास नहीं है, और 3 ऐसी पावर्स हैं जो डायरेक्टर्स मेंबर्स की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। इसका मतलब है दोनों की कंबाइंड अप्रूवल होनी चाहिए।
वो कौन से बड़े काम है जो बगैर मेंबर से पूछे डायरेक्टर्स भी नहीं कर सकते। आप कंपनी को बेच नहीं सकते, कंपनी का एक साइजेबल पार्ट नहीं बेच सकते, यानी कि उस कैटेगरी के अंदर जो अगर कोई भी उनका खास बिजनेस सेगमेंट है तो उसमें जितनी भी एसेट्स हैं उसका 25% से ऊपर साइजेबल पार्ट कहलाता है। एक कंपनी 3 तरह के बिजनेस में है, वो फार्मेसी भी कर रही है, वो फर्नीचर भी चला रही है, वो बेकरी भी चला रही है। तो फर्नीचर के बिजनेस का 25% से ऊपर अगर बेचना चाहते हैं तो मेंबर्स को बीच में शामिल करना पड़ेगा। तो कंपनी बेचनी हो, कंपनी का बड़ा पोर्शन बेचना हो या किसी बिजनेस का बड़ा पोर्शन बेचना हो, बड़ा पोर्शन का मतलब 25% ऑफ एसेट जो कि उस क्लास में है, जो ऑडिटेड अकाउंट्स के मुताबिक उस क्लास में है। सब्सिडरी अगर बेचनी हो किसी भी तरीके से तो मेंबर से पूछे बगैर नहीं हो सकता। और लोन या एडवांस जो डायरेक्टर को अप्रूव तरीके से दिया गया उसको माफ़ करना या एक्सटेंड करने का इख्तियार डायरेक्टर्स के पास नहीं है, मेंबर से पूछना पड़ेगा। तो ये 3 काम आपको मेंबर्स की इजाज़त से करने हैं। अब अगर आप अपनी कोई अंडरटेकिंग या अपना कोई इतने बड़े लेवल का बिजनेस बेच रहे हैं जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे हो जाए कि आप इतना बड़ा बिजनेस बेच रहे हैं, हम चलेंगे कैसे, मेंबर्स तब तक अप्रूवल नहीं देंगे जब तक डायरेक्टर्स एक अल्टरनेट बिजनेस प्लान उन्हें नहीं दे देते कि जी हमारे जहन में ये अल्टरनेट प्लान है, इसके मुताबिक हम चल रहे होंगे। तो सेक्शन में हमने कहना है जो पावर मेंबर्स के पास नहीं वो डायरेक्टर्स के पास है, और ये एक लिस्ट ऑफ पावर है जो डायरेक्टर के पास है, और ये 3 ऐसी पावर्स हैं जो कि डायरेक्टर्स मेंबर से पूछे बगैर नहीं कर सकते। कंपनी की सब्सिडी नहीं बेच सकते, किसी डायरेक्टर को लिया गया लोन वगैरह वो माफ़ या रिलैक्स नहीं कर सकते मेंबर से पूछे बगैर। और तीसरा ये कि आप कोई भी साइजेबल पार्ट अपना या कंपनी का मेजर हिस्सा जो है वो बेच नहीं सकते जब तक मेंबर्स इजाज़त ना दे दें। और इतना बड़ा पोर्शन बेचना है कि जिससे आपका क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन या वाइंडिंग अप तक की नौबत आ जाए, तो फिर आपने जब तक अल्टरनेट बिजनेस प्लान ना दिया हो तब तक आप ये डिसीजन अप्रूव नहीं करवा सकते। जितनी भी रेजोल्यूशन यहाँ पे मेंबर से अप्रूव करवाई जाएंगी वो साल तक वैलिड होंगी। साल तक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपको दोबारा मेंबर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पावर ऑफ डायरेक्टर्स, पावर के साथ फिर आ जाता है ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर। इसमें बहुत बड़ी किताबी सी सिंबॉलिक बातें जिस तरह की बिलों में आप पढ़ते थे पार्टनर्स के बारे में, अच्छे लोग होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जाफिशानी से काम करेंगे। तो इसमें कानूनी बात कम और अखलाकी बातें ज़्यादा हैं। आर्टिकल्स के मुताबिक काम करेंगे, गुड फेथ में काम करेंगे, रीजनेबल केयर दिखाएंगे, डायरेक्ट इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएंगे, अनड्यू गेन एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे और अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करेंगे। SECB भी डिफाइन कर सकता है कि किसके डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी किस किस तरह से हो सकती है और जो गलत करेगा उसको क्या क्या सज़ा हो सकती है। तो ये ड्यूटीज है, इसको आपने बस तेज़ी से एक दफ़ा पढ़ लेना है। कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमने बात की थी SECB ने डायरेक्टर्स को समझाया है कि आपने कंपनी कैसे चलानी है। तो उन्होंने कहा अगर हम किसी कंपनी को कंपनी चलाने के लिए कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दें तो उस कंपनी पर वाजिब है कि उस कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें। कौन सी कंपनी को कब दिया, क्यों फॉलो करना है वो हमें नहीं पता, हमारे सिलेबस को नहीं पता। ये वही 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, लिस्टेड कंपनियां और पब्लिक सेक्टर कंपनियां। उनको चलाने का एक पूरा निज़ाम दे दिया उन्होंने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसको फॉलो करना होता है उस कंपनी को चलाने के लिए। लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को किसी भी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। एक जगह लिखा हुआ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर टाइम से डिविडेंड नहीं देगा तो उसको इतने साल की कैद हो जाएगी, उसको इतना जुर्माना हो जाएगा। अब सारे मेंबर इकट्ठे होकर कहें यार कंपनी ने कितनी अजीब सी बात कर दी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कितना अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव है, चलो हम लिख देते हैं कि हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, इसको जुर्माना नहीं होगा अगर इसने कानून तोड़ दिया। तो लोग कहता है भाई कानून में लिखा हुआ है, तुम लोग माफ़ नहीं कर सकते। तो कंपनी के मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करें, डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करें, आप आर्टिकल्स में करें, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा अरेंजमेंट अगर आप करें जिसमें एक डायरेक्टर को उसकी जेन्युइन लायबिलिटी जो उसे पढ़नी है उससे एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, कि उनको माफ़ी है, याद है? हमने कहा था इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का साबित कर दें कि हमें नहीं पता था ये मामला क्या हुआ है, तो चूंकि वो डे टू डे अफेयर्स को नहीं देख रहे, अगर वो साबित कर दें कि उनके नॉलेज में नहीं था तो उनको माफ़ी है। और किस जगह माफ़ी है? कंपनी एक ऐसे शख्स को इंडेमनीफाई कर सकती है जिसने एक लीगल केस फेस किया हो और उसकी फेवर में जजमेंट आ गई हो। फॉर एग्जांपल एक जगह ये लोगों ने कहा कि ये डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है, और डायरेक्टर ने कहा मैंने कोई ड्यूटी ब्रीच नहीं की है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। अदालत में केस चला, डायरेक्टर बेचारे को जो है वो कई लाख रुपए खर्च करना पड़ा उस केस को डिफेंड करने के लिए, और एंड पे पता ही लगा कि डायरेक्टर निर्दोष था, उसका कोई कसूर नहीं था, कसूर इल्ज़ाम लगाने वालों का था, लेकिन डायरेक्टर बेचारे का इतना खर्चा हो गया। और क्यों हुआ ये खर्चा? वो कंपनी की ड्यूटी निभा रहा था। किसी ने क्या केस किया होगा? भाई इंडिविजुअल थोड़ी था, वो तो कंपनी का डायरेक्टर था, तो उसको ये केस किया होगा कि तुमने मेरे साथ ज़ाती नाइंसाफ़ी की है, तुमने कंपनी के इख्तियारात में रहते हुए नहीं की। और अगर ये केस जीत चुका है डायरेक्टर, तो इसका क्या मतलब होगा? डायरेक्टर ने कंपनी के रूल्स के मुताबिक किया था, तो जो इसका बेचारे का खर्चा हुआ, जो इसका नुकसान हुआ, दिस इज़ अलाउड कि कंपनी इसको उस तरह के नुकसान की कंपनसेशन दे सकती है जिसको कंपनी का डायरेक्टर होने की वजह से बेयर करना पड़ गया।
अगर अदालत में इसकी फेवर में फैसला आ जाए, कंपनी में इंडेमनिफाई एनी सच पर्सन अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग, सिविल हो या क्रिमिनल हो, इन विच जजमेंट इज गिवन इन हिज फेवर और ही इज नॉट गिल्टी। अगर वो गिल्टी नहीं है या उसकी फेवर में फैसला आ गया है तो ठीक है, आप उसका कोई खर्चा वगैरह लगा है तो वो कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। डन। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हमने डेफिनेशन देख ली थी। ये डेफिनेशन सिर्फ इस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन इस सेक्शन में जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जिक्र हो रहा है वो बेनिफिशियल ओनर ऑफ कंपनी नहीं है, यानी वो नॉन मेंबर वाले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। और मजीद क्या है, डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस तरह से हुआ करेंगी। मीटिंग के ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो सारी मीटिंग्स हमने जनरल मीटिंग के रूल्स पढ़े थे। डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में लॉ बहुत ज़्यादा खामोश है, क्योंकि उसको पता है कि चंद लोग हैं अपने तरीके से करेंगे, उधर तो हमने हज़ारों लोगों को इनवाइट करना होता था, हर चीज़ का ख्याल रखना होता था। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में लॉ ने ज़्यादा हमें नहीं बात बताई, बस 2-3 मोटी मोटी बातें बताई हैं। उसने कही जो पब्लिक कंपनी है इस पर वाजिब है कि हर क्वार्टर में कम से कम एक दफ़ा मिले इनके डायरेक्टर्स। जो लिस्टेड कंपनी है उसको उन्होंने कोरम बता दिया। उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम है वो 4 या 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स है, विच एवर इज़ हायर। कंपनी में डायरेक्टर हैं 15 का 1/3 कितना होगा, 1/3, 5 वर्सेस 4, बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो कम से कम 5 डायरेक्टर्स आएंगे तो कोरम पूरा होगा। लिस्टेड कंपनी की बात करूँ, अगर 9 डायरेक्टर्स हैं टोटल, 9 का 1/3, 3 और 4 में से बड़ा नंबर क्या है, 4। अच्छा, अगर डेसिमल में जवाब आ जाए तो आपने उसको राउंड अप करना है। अब यानी अगर हम कहें ना कम से कम 4.25 डायरेक्टर होने चाहिए, तो फिर 4.25 नहीं है, यानी हम कहें 4.25 से कम नहीं होने चाहिए, तो 4 4.25 से कम होता है और 5 4.25 से ज़्यादा होता है। तो ये हमेशा राउंड अप होगा, ये राउंड डाउन नहीं होगा। उस राउंड अप हुई हुई वैल्यू को आपने कंपेयर करना होगा नंबर 4 से। इसके 1/3 का जवाब राउंड अप हुआ अगर डेसिमल में आता है, और नंबर 4 इनको आपस में मैच करें, जो बड़ा नंबर है वो होगा कोरम। बाकी कंपनियों का कोरम आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा। और फिर वो वाला जुमला कि अगर कोरम पूरा नहीं होता और आपको कैजुअल वैकेंसी पॉइंट करनी है तो क्या रूल पढ़ा था हमने, जितने डायरेक्टर्स होंगे उस वक्त टोटल रह गए होंगे वही होगा हमारा कोरम। फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का जिक्र कर दिया, ये तो पढ़ाने वाली बात ही नहीं है। जिस तरह से मेंबर्स की रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन होती थी वैसे ही डायरेक्टर्स की भी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन होगी, क्योंकि डायरेक्टर्स जो है वो तमाम डायरेक्टर्स को ये हैं ही चंद लोग, तो बड़े आराम से ख़तों किताबत पे इनसे चीज़ें की जा सकती हैं। पुराने दौर में ख़तों किताबत वाला मामला था, अब तो याद है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलाउड है। अब सिंपली एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनना है, उस पर जनाब उसने एक पोल क्रिएट कर देना है और उसने कहना है कि जिस पोल में येस या नो में वोट करें, सब वोट डाल देंगे, सबके टोटल वोट जब आ जाएंगे तो कहेगा लो जी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन हो गई। तो आज के दौर में तो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होने की वजह से 2017 ने हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अलाउ कर दिए हैं, तो अब कंपनियों को इन दिक्कतें नहीं हैं इन कामों में। ये बताते बताते उन्होंने सोचा कि चलो रेजोल्यूशन और मीटिंग के मिनट्स का भी जिक्र कर दें। सारा सेक्शन तकरीबन वही है, बस 2-3 जगह पे चेंज है, ज़रा याद रखना है आपने। अगर आपने मीटिंग के मिनट्स वाला सेक्शन याद किया हुआ है तो डायरेक्टर्स के मिनट्स तकरीबन वही हैं, बस एक फ़र्क ये है कि मीटिंग के मिनट्स मीटिंग के अगले 7 दिन तक मांगे नहीं जा सकते थे और मांगने के बाद 7 दिन में मिलते थे मेंबर को। यहाँ डायरेक्टर्स मांगेंगे नहीं, उनको मीटिंग होने के 14 दिनों में खुद ब खुद सारे डायरेक्टर्स को मिल जाएंगे, एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, वहाँ मिनट्स का रजिस्टर 20 साल तक संभाल के रखना होता था फिजिकल, यहाँ 10 साल तक संभाल कर रखना है। बाकी अनलिमिटेड उसी तरह से है, बाकी चीज़ें मोर और लेस वही हैं। तो आप एक सेक्शन याद करें और इधर से वो चेंज को इनकॉर्पोरेट कर दें। मज़ीद छोटी छोटी बातें क्या हैं, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन पे रिस्ट्रिक्शन है, यस रिस्ट्रिक्शन है। आप आर्टिकल्स में तय करते हैं कि डायरेक्टर्स की क्या सैलरी होगी, जनरल मीटिंग वगैरह बैठ के डायरेक्टर या जनरल मीटिंग बैठ के तय करते हैं, आर्टिकल्स में रूल लिखा होता है, तो आप आर्टिकल्स के अंदर रहते रहते डायरेक्टर की सैलरी डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर मीटिंग अटेंड करने के पैसे वो भी वही होंगे जो आपने आर्टिकल में स्केल लिखा होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि कोई भी डायरेक्टर लाख रुपये से ऊपर क्लेम नहीं कर सकता TADA की मद में, तो मीटिंग अटेंड करने के पैसे या डायरेक्टरशिप के पैसे आप तय कर सकते हैं मिलके, लेकिन वो हमेशा होने चाहिए आर्टिकल्स के मुताबिक, जो कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। बात समझ आ रही है? छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स हैं। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया हुआ है। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर, डायरेक्टर के साथ जो आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो कैसे होगी, तो एक सेक्शन है जिसके अल्फाज बड़े मजाकिया से हैं। वो कहते हैं डायरेक्टर के साथ जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर के साथ कैश ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होनी चाहिए। ये जुमला याद रहेगा आपको इंशाल्लाह पेपर में। इसका मतलब है कि कैश ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए, फिजिकल कैश में नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्टर कंपनी को पैसे दे या कंपनी डायरेक्टर को पैसे दे, पैसे तो ये पैसे हमेशा डॉक्यूमेंटेड रूट से होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, मतलब
ये एक प्रॉपर चैनल से हो, फिजिकल कैश में डील नहीं करना। तो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसका क्या रूल है, डायरेक्टर की तरफ से कंपनी को कोई एसेट आए या कंपनी की तरफ से डायरेक्टर को एसेट आए, इस एसेट की वैल्यूएशन होगी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और फिर मेंबर्स को हम बताएंगे, जब वो मेंबर से उसकी अप्रूवल ली जा रही होगी तो उन्हें बताएंगे कि ये ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर से हम नॉन कैश डील कर रहे हैं और इस एसेट में डायरेक्टर ने हमें अपनी गाड़ी दी है और वैल्यूअर के मुताबिक वो 13 लाख की गाड़ी है, तो हम इस 13 लाख के एवज डायरेक्टर को फलाना चीज़ दे रहे हैं। तो डायरेक्टर की कंपनी से ट्रांजैक्शन या कंपनी की डायरेक्टर से ट्रांजैक्शन अगर अदर देन कैश है तो मेंबर से आप अप्रूवल लेंगे उस वैल्यूएशन के ऊपर, वो वैल्यूएशन मेंबर्स के साथ शेयर भी करेंगे कि ये वाली वैल्यूएशन है और वो उनको नोटिस के साथ बता के भेजेंगे। और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। बात समझ आई? किताब लोन टू डायरेक्टर्स की बात कर रही है। लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को लोन कैसे देंगे? मेंबर से पूछ के। डायरेक्टर को लोन या डायरेक्टर के किसी कनेक्टेड पर्सन को लोन देना या इनके किसी लोन की गारंटी देना मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। तो किसी डायरेक्टर को या होल्डिंग कंपनी वगैरह या डायरेक्टर के किसी रिलेटिव, स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन, अब यहाँ रिलेटिव का मतलब सारे नहीं है, स्पाउस माइनर चिल्ड्रन, तो डायरेक्टर या उसके इन रिलेटिव्स को या एक होल्डिंग कंपनी को लोन देना या उनके किसी लोन को सिक्योर करना, ये नहीं हो सकता जब तक मेंबर्स इसको अप्रूव ना कर दें। और लिस्टेड कंपनी में SECB की अप्रूवल भी चाहिए होगी। अगर कंपनी का काम धंधा ही लोन लेना देना है तो बस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अगर एक बैंक का डायरेक्टर बैंक से लोन लेता है तो उसके लिए ये मेंबर्स की अप्रूवल या इस तरह SECB की अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? अदर छोटी छोटी प्रोविजंस क्या है कि आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, यानी डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के पैसों से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। मैं वही बात है कि ताज़ा एक तस्वीर देखी है जिसमें एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हुई है। खैर चलें, इग्नोर करते हैं। और अच्छा, ये ऑनलाइन वाले जब तक इस वीडियो तक पहुंचेंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन सी बात हो रही है। अब आप लोगों को तो पता है ना, बस बोलना नहीं है किसी ने। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इदारे के पैसों से नहीं करेंगे। पैसे इदारे के हैं, PR आप अपनी बना रहे हैं, तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी के पैसे उठा के जनाब वो कंपनियों में इन्वेस्ट करता रहे और अपने लिंक बनाता रहे, तो ये बात गलत है। कंपनी की तरफ से ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि उससे फिर नुकसान भी होता है। अगर कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड मान ली जाए ना, तो जब उस पार्टी में मुश्किल टाइम आता है, इस कंपनी भी वो मुश्किल टाइम आ जाता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर वो पार्टी हुकूमत में आ जाए तो फिर आप 700-800 अरब तो इधर उधर बड़े आराम से कर लेते हैं। तो मतलब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उन्होंने मना किया है कि कंपनियाँ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी। जिस वजह से वो नहीं कहते कि वो शौकत खानम तो नॉट फॉर प्रॉफिट था, उसकी तरफ से पैसे क्यों निकले या इस तरह से, वो इसी तरह के कुछ सेक्शंस होते हैं जो कहते हैं कि आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इदारों की तरफ से नहीं करने। गिफ्ट्स नहीं देने, मीटिंग में लोगों को गिफ्ट नहीं देने, यानी कीमे वाले नान नहीं खिलाने, बिरयानी नहीं खिलानी, ठीक है। यानी कि मीटिंग में जो लोग आए आपने उनको अलग से कोई गिफ्ट्स नहीं देने, वरना क्या होगा, लोग उन गिफ्ट्स के लिए मीटिंग में आया करेंगे और फिर इन डायरेक्टर को हमेशा चूज़ किया करेंगे क्योंकि ये गिफ्ट देते हैं। भाई डिविडेंड मिलता है, कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, वो हर किसी के लिए। और एक छोटा शेयर होल्डर, भाई मेरे पास अगर एक शेयर हो और मैं मीटिंग एम ही अटेंड करने गया हूँ तो मुझे तो डिविडेंड जो मिलना है वो शायद 2 रुपये का मिलना है, लेकिन कंपनी वहाँ पर मुझे कोई अच्छी सी टी-शर्ट गिफ्ट कर दे, कोई अच्छी सी घड़ी गिफ्ट कर दे, कोई अच्छा सा कोई और इस तरह से मामला गिफ्ट हो, फ़ायदा है। तो क्या होगा, मैं कहूँगा वोट तो इन्हीं को पड़े जो गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई किसी किस्म के लैपटॉप बांटना शुरू कर दे, कोई किस्म के कोई चीज़ें देना शुरू कर दे, सबके साथ चलना है ना, मतलब इंसाफ भी तो करना है ना कि एक पार्टी के जो चाहने वाले हैं वही अकेले नाराज़ ना हो। तो आप इदारे के पैसों से मीटिंग में गिफ्ट नहीं देंगे, लोगों के वोट ख़रीदने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब ये गिफ्ट मना हुए तो फिर बहुत ही महंगे महंगे बूफे देने शुरू कर दिए कंपनियों ने। और जो वो लोग जा रहे होते थे, गिफ्ट मना था ना, खाने का तो नहीं मना किया था, तो उनको वो घर वालों के लिए भी खाना दे देते थे कि ये बॉक्स ले जाएं, ज़रा बाजी जी खा लेंगी, बच्चे खा लेंगे, ज़रा इस तरह से करके वो खुश होते, यार कितने अच्छे लोग हैं, घर वालों के लिए भी दिए। तो उन्होंने फिर स्ट्रिक्टली कहा कि मीटिंग में ना गिफ्ट देना है और ना रिफ़्रेशमेंट देनी है, एनी काइंड ऑफ रिफ़्रेशमेंट मना है। चाय देना भी मना कर दिया, पानी की बोतल देना मना कर दिया। यानी उनको इतना गुस्सा चढ़ा कि ये जो है ना, आप उनके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और आप इधर क्लास में जनाब बार बार चाय पीने की बातें कर रहे होते हैं। कौन लोग हैं आप? आज क्यों चाय पीनी है? टाइम ही नहीं है इतना हमारे पास। अगर आज चाय की बात आपके जहन में थी तो थोड़ा टाइम से तो कहते ना, आपने टाइम छोड़ा ही नहीं। वाह जी वाह। क्या आप कहेंगे चूंकि आज आखिरी दिन है तो आप लोगों ने, मुझे जालमो, आप लोगों ने मेरे ख्याल में सेशन का भी जो आखिरी दिन था उस दिन भी मेरे ख्याल में कुछ खाना पीना किया था।
मेरा नहीं ख्याल, मैं एटलीस्ट जितना मैं मासूम आदमी हूँ, आपने ज़रूर मेरे से जो है ना वो कुछ ना कुछ, पक्की बात है, 100% पक्की बात है। नहीं, क्लास में कोई तो ईमानदार आदमी होगा। पोस्ट रिजल्ट में हुआ था, ठीक है, पोस्ट रिजल्ट में हुआ था, प्री में नहीं हुआ था। चलें, तो फिर पोस्ट वालों को फिर क्लास से निकल नहीं, असल में चाय पे देर लग जाएगी क्योंकि वाकई वक्त कम है, फिर जूस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप उस जूस को जिस मर्जी मद में काउंट कर लें। ये तो बड़ी गलत बात है, सेशन ख़त्म हो रहा है और अगले सेशन में आपने एडमिशन लेना है। अब आप कहेंगे सर ने जूस पिलाया तो एडमिशन लेना है, जूस नहीं पिलाएंगे, आप फिर भी एडमिशन लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चाय जब तक बन के पहुंचेगी ना, देर हो जाएगी। आधा बात ये कि उनके पास एकदम से सामान भी उतना सारा पड़ा हुआ है या नहीं है, मतलब असल में हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है ना, मतलब हम ऐसा नहीं है कि बल्क में जनाब चीज़ें पड़ी हुई हों और हम जनाब वो 70-80 रुपए की चाय बेचते हों या इस तरह से करके। चलें, इस तरह से कर लेते हैं कि अगर जो लोग बहुत शदीद चाय के शौकीन हैं वो हाथ खड़ा कर दें, बाकियों को जूस वो कर लें। 1 2 3 4 5, एक मिनट, ये बाद में खड़े हुए हैं। एक दफ़ा एब्सोल्युटली डिसीजन याद है, डिसीजन वंस गिवन रिवोक नहीं हो सकता। हाँ जी, चाय पीना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लो जी वहाँ तो। फिर अब ये किस्मत पे है, हम चाय का कह देते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चाय का कहते हैं अगर उनके पास सामान ना निकला तो ख़त्म कहानी, फिर खेलते हैं ना। और अगर जो है ना, अच्छा मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं, वो इंडिपेंडेंटली जाके पूछेंगे उनसे। अगर सामान ना हुआ, चले सामान ना हुआ तो जूस कैंसिल, सामान हुआ और टाइम से ना पहुंचा तो मैं क्लास से चला जाऊंगा, लेकिन आप जाके जो है ना वो, या आप टीए भाई से कहिएगा कि जी वो चाय, लेकिन अगली क्लास के आने से पहले, क्योंकि अगली क्लास में ज़रा बच्चे ज़्यादा हैं और उनका आज लेक्चर भी ज़रा अहम है, तो वो फिर ऑडिट वाले बच्चे जो है ना वो फिर अगर उनको पता लग गया कि यहाँ चाय पी गई है तो वो तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ठीक है, तो आप जाके ना उनसे कहें कि जी 15 चाय जो है वो अगर वो बहुत जल्दी ला के दे सकते हैं, मतलब 15-1 मिनट में ला के दे सकते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और बाकी जूस, बाकी अब आपने गिन लेना है और उस हिसाब से जूस कर लेना है। ठीक हो गया जी। मतलब इतनी पावर है चाय में, जूस इतनी पावरफुल चीज़ है। मैं एक जुमला बोलने लगा था, मैं कहने लगा था कि चलें आप जो नोट कर रहे हैं उसके बाद 1-2 एहतियातन और भी कर लें। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अब कौन आएगा। तो ये आपको किसी ने मैसेज किया था कि चाय का जिक्र हो रहा है यार, भाई की टाइमिंग है भाई जनाब, इधर चाय का डिसीजन फाइनल हुआ। चलें जब आप आए हैं तो आपने एक डिसीजन बताना है। चाय की क्वांटिटी में हमें डाउट है, तो एक जुआ खेल रहे हैं हम। जिसको चाय बहुत शदीद पसंद है वो कह रहा है चाय अगर सामान ना हुआ या देर से आई तो चाय ख़त्म हो जाएगी, फिर जूस भी नहीं मिलेगा। दूसरी ऑप्शन है एक सेफ ऑप्शन जो जूस है, अ जूस इन हैंड इज़ बेटर देन अ चाय इन द बुश। तो आप चाय या जूस? जूस, ठीक है, सेफ ऑप्शन एक्सरसाइज। तो 15 चाय और जितने जूस थे उसमें एक ऐड कर दें। और उम्मीद है आप इंतज़ामिया के लोगों को भी काउंट कर रहे हैं। हाँ, उनको तो 2-3 दफ़ा काउंट किया होगा। लें जी, तो ये सारी हमने बातें कर ली और एक छोटा सा गैप जो मुझे चाहिए था बीच में कि ये ख़त्म हुआ है और अगला चैप्टर शुरू होने से पहले आप लोग थोड़े से फ्रेश हो जाएं। और आप कभी भी इल्म से तो फ्रेश नहीं होते, आप खुराक से फ्रेश होते हैं, तो अब खुराक भी है। अब आप उम्मीद है मुझे सुन सकेंगे। तो ये जूस किस वजह से? आखिरी क्लास की वजह से, जो आप समझना चाहें। एक जूस से हम 2 शिकार कर लेंगे, ठीक है। एक खबर की वो खुशी और एक जो है वो आखिरी क्लास। उनका सर उसकी अलग से खुशी है, तो ठीक है। वो तो जब अगले सेशन में आप आए हुए होंगे, जो सेशन एंड हो रहा होगा, तो आपने कहना सर इस वाले सेशन में चूंकि वो वाली खुशी थी तो अब आपने एंड पे हमें वो वाली जूस और वो वाला चाय पिलाना। डन हो गया, सही है। हाई टी, मतलब पुराने ज़माने में लोग ऐसी बातें करते थे तो वो मतलब वो उनके बाल उड़ जाया करते थे, उनका मतलब चेहरा बिगड़ जाता था, उनको जो है ना वो अचानक से बीमार हो जाते थे। मतलब इतनी बड़ी बात एकदम से कर दी और बिल्कुल लग्जिश भी नहीं हुई हल्की सी,
ना कदम डगमगाए। तो भजन आप तौबा करें, आप लगता है इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपके ये गुनाह तो बहुत छोटे हो गए हैं। तो ठीक है, मतलब बैठे बैठे हाइट ही कह दिया, अल्लाह माफिज है। आगे चलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर। और अगर ऐसा कोई वादा कर लिया और अगले सेशन में आप आए तो फिर तो आपका आना तो किसी खाने पीने की वजह से हुआ ना। इंशाल्लाह हम आपको मेरिट पे बुलाएंगे और उसके बाद जो है ना, ग्रुप भी ऑलरेडी हमारा बड़ा मेरिट पे चल रहा था और अब जो है वो मेरिट जो आखिरी पेपर थोड़ा कमज़ोर था उधर भी मेरिट हमारा बेहतर हो गया। तो वो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर। डायरेक्टर में समझ आ गया। डायरेक्टर का मतलब है हर वो शख्स जो कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे जिस मर्जी नाम से बैठा हुआ है। इस चैप्टर में हम कुछ और ऑफिसर्स का जिक्र करते हैं, मेनली जिक्र चीफ एग्जीक्यूटिव का और बाकी ऑफिसर्स पे बस सरसी सा जिक्र किया है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। डायरेक्टर पढ़ने के बाद आपको चूँकि बेसिक सेंस समझ आई हुई होती है तो इस चैप्टर पे आप आते हैं तो इतने बड़े चैप्टर के बाद इसको तो आप देखते ही 10-15 मिनट में फड़का फुड़कू के रख देते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन देते हैं लंबी चौड़ी सी कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक कंपनी का ऑल इन ऑल है, डायरेक्टर्स के साथ मिल के वो कंपनी को चला रहा है और कंपनी के इख्तियारात में यूँ समझे कि कंपनी के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। ये अकेला इसका वोट सबसे भारी नहीं है, ये डायरेक्टर्स का हेड है, ये डायरेक्टर्स को चला रहा है या यूँ समझे कि डायरेक्टर्स का लीडर है। बट इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास बहुत सारे वोट हैं। जैसे मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म के पास भी उतने ही वोट होते हैं जितने एक नॉर्मल असेंबली मेंबर के पास, लेकिन वज़ीर आज़म हेड ज़रूर कहलाता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंपनी कहलाएगा, कंपनी को हर जगह नुमाइंदगी करेगा, लेकिन इसके पास कोई ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि ये जो कह दे वो हो जाएगा। फैसले हमेशा डायरेक्टर्स की मीटिंग में होंगे या मेंबर्स की मीटिंग में। अब चीफ एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टर्स में से आया ही नहीं, आपने एक बाहर के बंदे को बुला के कि दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तोड़ा और जो है आपने अपनी कंपनी में उसे चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया। पता नहीं आपको ये अल्फाज सुन के कुछ अजीब सा ना लगे, ये तोड़ने वाली बात गलत है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कहीं और से निकल रहा हो और आप रातों रात जो है वो उस चीफ एग्जीक्यूटिव को कहीं और बुला लें, तो अगर कहीं और का चीफ एग्जीक्यूटिव कहीं और आए और वो डायरेक्टर ना हो, उसका तो मेंबर होना भी शर्त नहीं, याद है। अब वो डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर की मीटिंग में क्या करेगा बैठ के। तो लॉ ने कह दिया कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव एजाजी तौर पे डायरेक्टर है, डीम डायरेक्टर है। डायरेक्टर्स में से आए तो डायरेक्टर है ही, मेंबर्स में से आए और डायरेक्टर नहीं था पहले से तो भी डायरेक्टर है, एम्प्लॉइज़ में से आए तो भी डायरेक्टर है, बाहर से आया तो भी डायरेक्टर। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट से पहले डायरेक्टर था या नहीं था, वो एक डीम डायरेक्टर कहलाएगा। और जो पिछले चैप्टर में सारे रूल्स डायरेक्टर्स के पढ़े हैं, हर रूल चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई करेगा। आईकैप एक बड़ा शरारती सा काम करता है, वो एक सवाल देता है चीफ एग्जीक्यूटिव उसमें ये मसला है। आप सोचते हैं मसला तो डायरेक्टर का मसला है, चीफ एग्जीक्यूटिव का तो मसला मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव चूँकि टीम डायरेक्टर है तो जो डायरेक्टर का मसला इलिजिबिलिटी वही चीफ एग्जीक्यूटिव की। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो डीम डायरेक्टर काउंट होगा। जो शख्स इलिजिबल है डायरेक्टर के, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। ये बोर्ड को रिपोर्ट करता है, बोर्ड की अथॉरिटी से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उनका हेड कहलाएगा। इसकी टर्म्स और कंडीशन चीफ एग्जीक्यूटिव की गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। यही बात याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव में जब भी जिक्र आए ना कि गवर्नमेंट की पावर्स, तो जिन कंपनियों पर गवर्नमेंट का होल्ड है उनका चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट भी वो करेंगे, निकालेंगे भी वो, सारे इख्तियारात गवर्नमेंट के पास होंगे, उसके टर्म्स भी वो तय करेंगे। तो तकरीबन हर जगह पे आपको एक जुमला नजर आएगा कि गवर्नमेंट वाले केस में गवर्नमेंट का इख्तियार। तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जनरल डिस्कशन की। अब फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कहाँ से आता है? ये वहीं से आता है जहाँ से फर्स्ट डायरेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कहाँ से आते हैं? आर्टिकल्स में लिख दिया होता है। कंपनी रजिस्टर कराते हुए आप कहते हैं ये हमारे शुरू के डायरेक्टर्स होंगे, तो वहीं आप लिख देते हैं ये हमारे शुरू के चीफ एग्जीक्यूटिव। तो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव जो शुरू में नाम लिख दिए वो होते हैं और फर्स्ट एजीएम पे जैसे ही डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं ये भी रिटायर हो जाता है। उसके बाद 3-3 साल का इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो लोग आते हैं वो फिर वो डायरेक्टर्स नया चीफ एग्जीक्यूटिव बाद में चूज़ करते हैं, लेकिन फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चला जाएगा फर्स्ट एजीएम पे, अनलेस कि वो उससे पहले रिज़ाइन या निकाल दिया गया है। इस तरह से गवर्नमेंट के केस में उन्होंने कहा भाई सारी बातें भूल जाएं, गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रूल है? 14 दिनों के अंदर, डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 दिनों में आएगा। जैसे हम लोग पहले असेंबली मेंबरान को चूज़ करते हैं, वो लोग आपस में फिर वज़ीर आज़म को चूज़ करते हैं। तो मेंबर्स चूज़ करेंगे डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट के इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर अंदर नया चीफ एग्जीक्यूटिव चूज़ करेंगे। 3 साल की मुद्दत होगी, मैक्सिमम 3 साल की, 3 साल से कम भी तय कर सकते हैं। डायरेक्टर की पूरे 3 साल की मुद्दत होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव की 3 या 3 से कम साल की शुरू में मुद्दत तय की जा सकती है। उन 3 सालों में इसे निकाला भी जा सकता है किसी तरीके से, वो भी हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव तब तक एलिजिबल है जब तक कि नया बंदा नहीं आ जाता। रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव खुद भी अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, और जब नया बंदा आएगा तो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी कुर्सी छोड़ देगा और उसे कुर्सी दे देगा, अनलेस कि वो आने वाले बंदे को खुद रोक रहा हो या अनलेस कि हमने उसको खुद उठा के धक्के मार के बाहर निकाला हो कि तुमने अब यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं बैठना। तो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो तब तक रहेगा जब तक नया बंदा
नहीं आ जाता अनलेस के, अब अगेन क्या करें, सियासी बात पर आ जाती है। रिटायरिंग, अगर मैं कहूँ कि रिटायरिंग वज़ीर आज़म तब तक वज़ीर आज़म रहेगा जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आ जाता, अनलेस के पिछले वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया हो या अनलेस के मौजूदा वज़ीर आज़म नए वज़ीर आज़म को आने ना दे रहा हो। तो ये दो रूल्स हैं। अगर उसका ऑफिस एक्सप्रेसली टर्मिनेट हुआ हो या नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर इज़ ड्यू टू, अगर बाद में आने वाले को आने ना दे रहा हो तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो सीट एंड तक संभाल के रखे। और अगर खुद उसे निकाल दिया गया हो तो इसमें वो डायरी वाले भाई भी और दवाइयों वाले भाई के छोटे भाई भी सारे कवर हो गए। फेडरल गवर्नमेंट, अस्तगफिरुल्लाह, फेडरल गवर्नमेंट आ गया बस भूल जाएं। जो फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है देखना भी नहीं है इधर, पता नहीं क्या बात लिखी होगी। फेडरल गवर्नमेंट वाली कंपनियों में फेडरल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती होगी, वही रूल सेट करती होगी। ये इधर तो हमने जाना ही नहीं है, तो हमारे पर जल जाएंगे। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव और उसकी क्या एलिजिबिलिटी। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स या कंपनी तय करेंगे इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स तय करेंगे। और जो गवर्नमेंट वाला है, अस्तगफिरुल्लाह, आगे चलते हैं। पर्सन इलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर, वो इनएलिजिबल होगा चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। जुमला रिपीट किया, जुमला हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था। तो फर्स्ट डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सक्राइबर्स में से आता है, सब्सिक्वेंट इलेक्शन के बाद 14 दिनों के अंदर आता है, और कैजुअल वैकेंसी भी फिल लाजमी करनी होती है और 14 दिनों के अंदर ही करनी होती है। और उसका टेन्योर भी 3 साल भी हो सकता है और 3 साल से कम भी हो सकता है। नॉर्मली कैजुअल वैकेंसी का टेन्योर रिमेनिंग टेन्योर ही होता है डायरेक्टर्स का, ताकि वो उनके साथ ही चला जाए। अब सवाल ये है, एक सवाल यहाँ पे भी है जी, अगर सब्सक्राइबर कुछ ना कहें, अगर आर्टिकल्स जमा कराते हुए ना 6 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नहीं बताया हमारे कौन से डायरेक्टर्स होंगे, रूल ऑफ लॉ ये है कि वो सारे खुद ब खुद डीम डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में ना बताएं तो जाहिर है अब वो खुद डीम डायरेक्टर बन गए हैं, तो फिर अब उन लोगों को 14 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना होगा। रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाला कैसे जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालना आपने हमेशा 75% से है। मेंबर्स जब 75% से निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर 75% होंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बोलना, वो लफ्ज़ मुख्तस है मेंबर्स के लिए। तो डायरेक्टर्स के केस में बोलना है 3/4 तादाद में सारे, याद है डायरेक्टर तो तादाद में होते थे, तो डायरेक्टर की तादाद का 3/4 गए तो चीफ एग्जीक्यूटिव निकलेगा। इंटरेस्टिंग बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। तो अगर 12 डायरेक्टर्स हैं तो 3/4 कितना होगा इसका, 9। और इन 12 में एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी है जो अपने लिए वोट नहीं करेगा, मतलब अपनी फेवर में वोट करेगा। तो इसका मतलब है कि बड़ा ही मुश्किल है चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालना। 11 में से 9 वोट चाहिए होंगे, क्योंकि वो अपने आप को तो वोट नहीं करेगा, अपने अगेंस्ट तो नहीं वोट करेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालने के लिए कम से कम 3/4 अक्सरियत चाहिए। और जाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद अपने फेवर अपने अगेंस्ट वोट नहीं करेगा, तो शायद आपको 3/4 से ज़्यादा अक्सरियत चाहिए ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। अगर गवर्नमेंट नहीं देखना, बस 75% का रूल याद है, तो गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट ही जो करेगी। अगर गवर्नमेंट के पास 75% पावर होगी वो खुद निकाल देंगे। तो गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट करेगी, उसका टेन्योर भी वही सेट करेंगे, उसके टर्म्स भी वही सेट करेंगे, उसको निकालेंगे भी वही। निकालने के लिए पावर चाहिए 75%। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि 75% होती है, 3/4 जो कि 75% होती है, और 75% जो कि होती ही 75% है। तो तीनों केसेस में चीफ एग्जीक्यूटिव जब निकलना हो आपने 75 का आंकड़ा जहन में रखना है और उसको फिट कर देना है। 3/4 स्पेशल रेजोल्यूशन और 75%। 3/4 किसका है, डायरेक्टर्स का। 75% किसका है, गवर्नमेंट का। और स्पेशल रेजोल्यूशन किसकी है, मेंबर्स की। चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक कंपनी का कम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। एक पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है तो एग्जैक्टली वही बिजनेस नहीं करेगा जो उसकी अपनी कंपनी का है, और अगर करेगा तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बंदा ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा है और आप बाद में उसे अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बना के लेके आते हैं, तो फिर वो एक नोटिस देगा, वो बताएगा कि मेरा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर कंपनी वाले उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ लॉ के पास इतना टाइम नहीं था कि वो हमें आगे की बातें बताता। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर वो इंटरेस्टेड है उस बिज़नेस में, ऑलरेडी उस तरह का बिजनेस कर रहा है अपॉइंटमेंट से पहले, तो अपॉइंटमेंट के वक्त बता दे कि मेरा इस तरह का बिजनेस है, सबके नॉलेज में हो, फिर वो अपॉइंट करना चाहें तो उनकी मर्जी है। लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं बताया तो उसमें हमने परेशान भी नहीं होना। डन। सीलों में परेशान होने का बड़ा आसान सा तरीका है, हर उस चीज़ पे परेशान हो जो किताब में नहीं लिखी हुई। मैं एक अजीब सा एक मुश्किल सा सिनेरियो बना के आपको दे दूँ, बताएं इसमें क्या होगा, और फिर उसके बाद उसका एक लॉजिकल जवाब दे दूँ अपनी नॉलेज से जो कि सीए फाइनल से आ रही है। तो ये खामखा आपको तंग करने वाली बात है। दिस इज़ फॉर श्योरली एज्यूम कि आपकी किताब में हर सवाल, तकरीबन हर सवाल आपकी किताब से हमेशा आंसर हो जाता है, चाहे वो लॉजिकल सवाल हो चाहे वो किताब वाला सवाल हो।
तो ये आपने याद रखना है कि किताब के अंदर रहना है, आपने किताब से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। परेशान होना तो निकलिएगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन हम बात करेंगे चेयरमैन की। चीफ एग्जीक्यूटिव समझ आ गया। अब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ कुछ छोटे छोटे से जो और ऑफिसर्स हैं उनका जिक्र। छोटे छोटे ऑफिसर का मतलब है जिसमें कम कम लिखा हुआ है। इस वक्त ऑल दो शायद आपको मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि ठीक है। हाँ, अभी चाय नहीं आई, अभी जो है ना चाय नहीं आई और इतने सारे जूस आए जालमो, आप जो है ना मतलब जी सीईओ बनने के लिए क्या आपको क्राइटेरिया है कि आपके पास इतने शेयर्स होने चाहिए? मैं कहता हूँ आपके पास 0 शेयर्स हो। सेक्शन 153 ने खास तौर पे हमें कहा था इनिजिबिलिटीज़ में कि नॉट अ मेंबर अगर है तो डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को कह दिया था नॉट अ मेंबर भी चलेगा। तो शेयर की शर्त नहीं है, लेकिन माइट इज़ राइट। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा पावरफुल शेयर होल्डर होता है वही बड़ा पावरफुल डायरेक्टर होता है और वही अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव भी बना लेता है। जी, नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करने होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि अगर आपने एक नंबरिंग फिक्स कर दी 12 की और उनमें से ही एक चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, तो क्या हम इसे कहेंगे 11 डायरेक्टर प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव? नहीं, हम कहेंगे 12 डायरेक्टर जिनमें से एक एजाजी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। चीफ एग्जीक्यूटिव एक एक्स्ट्रा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यानी ये बंदा डायरेक्टर रहते हुए एक एक्स्ट्रा पोजीशन संभाल लेता है। इसका जी इसका मतलब है कि फिर आपके 12 में से तादाद कम नहीं हुई, आपके डायरेक्टर पूरे 12 और चीफ एग्जीक्यूटिव उन 12 में से एक का एजाजी एक्स्ट्रा दर्जा है, उन्हीं 12 में से। मतलब अगर उन 12 में से सेलेक्ट हो, बाहर से आए तो बाहर से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से आ गया तो ये 13वां डायरेक्टर काउंट होगा, क्योंकि डायरेक्टर तो है ही है। जी, डायरेक्टर ठीक है जी। अब अगेन हमने कहा कि डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते। डायरेक्टर्स को निकालने के लिए मेंबर की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स ने उन्हें सेलेक्ट किया था। चीफ एग्जीक्यूटिव को किसने सेलेक्ट किया था? डायरेक्टर्स ने। तो इसलिए लॉ ने डायरेक्टर्स को भी इख्तियार दे दिया कि अगर आप निकालना चाहें तो 3/4 एक सरिस से निकाल दें। क्या एक डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हो तो खाली उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन खत्म की जा सकती है? दिस कैन हैपन कि आप उसका चीफ एग्जीक्यूटिव वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दें, लेकिन उसका डायरेक्टर होना अभी भी कायम है। कुछ और ऑफिसर, चेयरमैन, ये याद रखना है सिर्फ लिस्टेड कंपनी में जिक्र हो रहा है। लिस्टेड कंपनी में जैसे आपने इलेक्शन के 14 दिनों में चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है, वैसे ही आपने इलेक्शन के 14 दिनों में चेयरमैन को भी अपॉइंट करना है। चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन होगा जो मीटिंग्स को हेड करेगा, याद है, जो बताएगा अब आप बोले हैं ये फैसला ऐसे हुआ, ये फैसला ऐसे हुआ। तो चेयरमैन इज़ दैट पर्सन जो मीटिंग का हेड है लेकिन कंपनी का हेड नहीं है। मैं इसको रेजोनेट करता हूँ स्पीकर के साथ। जैसे एक नेशनल असेंबली है, वो डायरेक्टर्स हैं, हम आम आवाम मेंबर्स हैं, वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव है और स्पीकर चेयरमैन है जो मीटिंग को रेगुलेट करता है। वो वज़ीर आज़म को भी कह सकता है भाईजान आप खामोश हो, अपन साथ वाले बंदे को सुनना है। उस मीटिंग का हेड वो है, उस मीटिंग में उसकी बादशाही है, वो अपने तरीके से रेगुलेट कर रहा है, बाद में चपेड़ें खाएगा, लेकिन उस टाइम पे वो मीटिंग का हेड है, वो उस टाइम पे उसी की चलेगी। तो चेयरमैन ऑल इन ऑल है, ये बोर्ड की लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बोर्ड को समझाता है कि क्या सही है क्या गलत है। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव एक बंदा हो भी सकते हैं, लेकिन अगर लॉ कह दे कि ये एक बंदा नहीं होंगे फलाना तरह की कंपनियों में, तो फिर ये एक बंदा नहीं होंगे। तो बड़ा ध्यान से इनके रिस्पेक्टिव रोल डिफाइन करने होंगे, ऐसा ना हो कि ये एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाए। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन को 3 साल के लिए बुलाएंगे अनलेस कि उससे पहले निकाल दिया जाए या कुछ इस तरह से मामला हो। तो सारी बातें उसी तरह से हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ जिक्र करूँ लिस्टेड कंपनी का, तो लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन एक रिव्यू रिपोर्ट भी देता था एंड पे, याद है, फाइनेंशियल्स के। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। और एसईसी भी वो क्लास ऑफ कंपनीज डिफाइन कर सकता है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन सेम लोग नहीं होंगे। यहाँ किताब 2-3 और ऑफिसर्स के बारे में जिक्र करिए, क्योंकि चैप्टर का नाम अदर ऑफिसर है, तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा मसाला तो ऐड करें। जी, अब अगेन चेयरमैन का ओहदा अगर एक खातून के पास हो तो क्या हम उसे चेयरमैन बोलेंगे या चेयरपर्सन या चेयरवुमेन बोलेंगे? कॉमन ज़बान में, हमारी जो प्रैक्टिकल ज़बान है उसमें हम चेयरपर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब हमने दोनों जेंडर्स को रेफ़र करना हो, हम चेयरपर्सन बोल देते हैं। कानून अंधा होता है, ठीक है, ये खातून को भी चेयरमैन कह देता है, ठीक है, वो कह देगा खातून चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन मतलब ये चेयर वाला मैन नहीं है, चेयरमैन मिला के एक वर्ड है। आप देखें मैं इसमें स्पेस नहीं डाली हुई। तो ये एक लफ्ज़ है चेयरमैन जिसका मर्द ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
ये मतलब उससे आज़ाद है, जेंडर से आज़ाद है। तो चेयरमैन इज़ एनी वन मेल और फीमेल जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स को हेड कर रहा हो या कर रही हो। तो कॉमन ज़बान में बिल्कुल सही है, कॉमन ज़बान में चेयरपर्सन का वर्ड होता है, तो आपने पेपर में जज्बाती हो के खामखा चेयरपर्सन ही लिख देना, कानून को नहीं पता चेयरपर्सन कैसे कहते हैं, ये आम ज़बान का लफ्ज़ है। कानून की ज़बान में जो वर्ड है वो चेयरमैन है। वोटिंग पावर क्या है चेयरमैन की? देखिए चेयरमैन डायरेक्टर्स में से अगर है, जो कि नॉर्मली डायरेक्टर्स में से होता है, तो फिर डायरेक्टर बन के वोट कर रहा है, हो सकता है मेंबर भी हो तो मेंबर की मीटिंग में भी वोट करेगा। अब यहाँ एक बात जो हमारी किताब ने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसली नहीं बताई, वो प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर किसी भी मीटिंग में एग्जैक्टली बराबर फैसला हो जाए, आधे लोग इस तरफ हो जाएं, आधे लोग इस तरफ हो जाएं, तो चेयरमैन को कास्टिंग वोट मिलता है। इसको एडिशनल या कास्टिंग वोट कहते हैं। ये जिस तरफ वोट कर देगा फैसला उस तरफ हो जाएगा। चेयरमैन के बाद 2-3 और ऑफिसर्स का जिक्र करना है जी। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होता है लिस्टेड कंपनी के अंदर। जी बिल्कुल, ये सिर्फ मीटिंग में आके मीटिंग को रेगुलेट करता है ना, इसकी बला से कि कंपनी में क्या चल रहा है, लेकिन मीटिंग के वक्त ये कहेगा कि ये मीटिंग ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। जी ये रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए कि डायरेक्टर्स को ये समझाए कि भाईजान मीटिंग में एंज नहीं होना, ये जो आपने खुद ही से फैसला ले लिया ऐसे नहीं होगा, मीटिंग में आओ, फैसला करो, उसके मिनट्स बनेंगे, फिर वो ऑथेंटिक होगा। तो ये उनको कानूनी तौर पे रेगुलेट करेगा, समझाएगा, और इसको सपोर्ट करता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, वो कंपनी में फुल टाइम होता है, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन वही बात है कि हम उतना समझेंगे जितना किताब के अंदर है। शेयर रजिस्ट्रार लिस्टेड कंपनी में वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए। इसकी वो क्वालिफिकेशन होगी जो ये पद कभी ना कभी बता देंगे। ये क्या काम करेगा? लिस्टेड कंपनियों का जो शेयर रजिस्टर है वो इंडिपेंडेंटली इसके पास होगा। जिस भी बंदे ने अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, कंपनी में जाना है, कंपनी से निकलना है, वो कंपनी को नोटिस देने के बजाय शेयर रजिस्ट्रार को नोटिस देगा। इसका नाम आपने अपने नोटिस में भी लिखना होता है। तो शेयर रजिस्ट्रार, जिसके बारे में हमारी किताब ज़्यादा नहीं बता रही, बस एक लिस्टेड कंपनी में एक शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए। कब अपॉइंट होगा, कौन करेगा, क्या तालीम होगी, क्या तजर्बा होगा, हमें नहीं पता। बस एक बंदा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और वो शेयर रजिस्ट्रार हो, और शेयर्स की ट्रांसफ़र वगैरह का काम डायरेक्टली इसको आता हो। इसका नाम हम नोटिस में लिख देंगे। इस ऑफिसर का जिक्र किया, उन्होंने कहा चलो 2 और ऑफिसर्स का जिक्र कर दें, तो फिर उन्होंने जिक्र किया कंपनी सेक्रेटरी का, और कंपनी सेक्रेटरी को इंतहाई एक्सप्रेस तरीके से, वाज़े तरीके से उन्होंने समझा दिया हमें। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल टास्क, सेक्रेटरी उसे कहेंगे जो सेक्रेटेरियल काम करता होगा। सेक्रेटेरियल काम कौन से होते हैं? जो सेक्रेटरी करता है, और सेक्रेटरी क्या करेगा? जो सेक्रेटरी। उन्होंने कहा शायद अभी भी नहीं समझ आई, उन्होंने कहा एंड अदर ड्यूटीज़ कस्टमरली परफॉर्म बाय कंपनी सेक्रेटरी, और कुछ और ड्यूटीज़ जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म करते हैं। चलो आगे कुछ बता दिया होगा, हैविंग सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा शख्स होगा जिसकी तालीम हम बता देंगे, तजर्बा हम बता देंगे। ये क्या करता होगा? ये सेक्रेटेरियल काम करता होगा, या ये वो काम करता होगा जो सेक्रेटरी करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी वो करता होगा जो सेक्रेटरी करते हैं, और सेक्रेटरी वो करता है जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो कुछ नहीं बताया सीएफओ की तरह। सीएफओ में फिर एक जगह पे वो किया था, इधर 2 दफ़ा बताने की कोशिश की। तो टीचर उसे कहते हैं जो टीचरोरियल रोल प्ले करे, या वो रोल प्ले करे जो टीचर का रोल है। तो फिर वर्ड टीचर तो फिर एक्सप्लेन नहीं ना हुआ। तो सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटेरियल काम करे, या वो काम करे जो नॉर्मली सेक्रेटरी करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कल को वो किसी जगह डिफाइन कर देंगे कि सेक्रेटरी के क्या रोल्स हैं। एसईसीपी का एक सर्कुलर है, कोई 3-4 सफ़े का, जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी के रूल्स बताए हुए हैं। इस जुमले से मुराद है कि वो वाले रूल्स जो हमने बताए हुए हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जब वो रूल्स या लिस्ट ही नहीं है, तो हमारे लिए एक मजाकिया डेफिनेशन है, असूलन हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। बता भी दिया तो हमारे नॉलेज में क्या इजाफा कर दिया। पब्लिक कंपनी के पास वो कंपनी सेक्रेटरी होगा जिसकी वो क्वालिफिकेशन होगी जो बता दी जाएंगी। तो पूरे सफ़े पे एक काम का जुमला है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग बोर्ड ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉज फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशन क्या होंगे वो उसके बारे में हमें कंपनी को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। फाइनल, सोल परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। किसी भी कंपनी को पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है कि वो बगैर SECP से पूछे कोई एक अकेले बंदे को अपनी सारी परचेज़ का काम दे दे, या अपनी सारी सेल का काम दे दे, या अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे। कंपनियों के काम होते हैं करोड़ों अरबों रुपए के। अगर पाकिस्तान में आप किसी भी एक बंदे को अपना सारा काम दे देंगे तो वो बंदा मोनोपोली बन जाएगा अपनी फील्ड के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत है, लेकिन एहतियातन SECP देख ले तो शायद वो ज़रा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर दे। तो रूल ये है कि अगर एक कंपनी जो है वो कोई सोल परचेज सेल एजेंट अपॉइंट करना चाहती है तो SECP से पूछ ले, अगर SECP इजाज़त दे दे तो वो अपॉइंट कर ले।
लेकिन जो मुल्क से बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बिजनेस कर रही हैं उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बाहर की कंपनियां अपना मेन काम पाकिस्तान में कर रही हैं तो फिर उनको पाकिस्तान में इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी हर कंपनी को इजाज़त लेनी है। पाकिस्तान के बाहर का रेजिडेंट या बाहर की कंपनी अगर माइनर काम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो इजाज़त नहीं लेनी, और अगर मेजर काम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो इजाज़त लेनी है। सवाल ये है कि मेजर किसे कहते हैं? जवाब ये है कि ख़तरनाक लफ्ज़ है, एहतियात करनी होगी। ठीक है, एम ही मतलब जो है ना, कल को मेरा क्लिप निकाल देंगे सर ने मेजर के बारे में पता नहीं क्या कह दिया। तो मेजर जो है वो ज़्यादा को कहते हैं। कितने ज़्यादा को कहते हैं? यहाँ लॉ खामोश है। जहाँ लॉ ने बताना था 25% बताया, जहाँ लॉ 50% कहता है, जहाँ लॉ खामोश है तो हम भी खामोश हैं। तो मेजर का मतलब है मेजर बिजनेस। तो जो कंपनी मेजर के साथ बिजनेस जो कंपनी मेजर बिजनेस करती है पाकिस्तान में वो अपॉइंट नहीं करेगी बगैर पूछे, और जो मेजर बिजनेस नहीं करती, माइनर बिजनेस करती है, वो बगैर अप्रूवल के अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जुमला लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी पाकिस्तानी या बाहर की पाकिस्तान में अगर बिजनेस कर रही है तो सोल परचेज सेल एजेंट SCCP से पूछे बगैर नहीं करेंगे। लेकिन मुल्क से बाहर के बंदे अगर इनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि उनका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में होता हो। और व्हाट इज़ मेजर पोर्शन? बड़ा पोर्शन। बड़ा कितना नहीं बताया हुआ। तो पेपर में अगर वो कह देंगे 30% बिजनेस पाकिस्तान में है तो आपने लिखना है कि अगर ये कंपनी का मेजर बिजनेस है, क्योंकि हो सकता है उस कंपनी का 15 मुल्कों में बिजनेस हो, तो शायद 30% सबसे बड़ा बिजनेस हो उनका। तो सवाल या तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा, नहीं समझाए तो आपने कह देना अगर ये मेजर बिजनेस है तो ये रूल है, अदरवाइज ये रूल है। क्या ये सारी बातें समझ आई? तो इसका मतलब है कि दिस इज़ पॉसिबल कि हमें कम टाइम में सी लॉ सारे को तैयार कर सकते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके बड़े काम की वीडियोज़ हैं। आपने इन वीडियोज़ को संभाल के रखना है और हो सके तो यूट्यूब पे अपने ऐप पे डाउनलोड करके रख लें। उससे क्या होगा कि कभी भी आप जो है वो सोने लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही और आपका आधे घंटे का टाइम है, आपने चैप्टर 5 की रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी, इतनी जल्दी नींद आएगी, इतनी मज़े की नींद आएगी, इतनी पुरसकून नींद आएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको जब मौका मिले कहीं भी ज़िंदगी में, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इस टोटल क्रैश पे, तो इतने सिलेक्टेड टाइम में हमने वो लॉ जिसमें रट्टे वाली चीज़ें उसको बड़ी तेज़ी से रिवाइज़ किया है। तो आई होप आई विश कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ आएँ। आखिरी चीज़ जाते जाते मेरा ईमेल जो है वो आपके पास, मैं नॉर्मली इन दिनों डेली पिछले 1-2 दिन में मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं सुबह 4 बजे फारिग हो रहा था। आतिफ आब्दी FCA@gmail.com। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप मुझे ईमेल करें, वॉइस में ईमेल करें, वॉइस नोट डाल के ईमेल कर दें, किसी भी तरह से। अगर आप चाहते हैं कि वॉइस में जवाब आप लिख देंगे सर मुझे वॉइस में जवाब चाहिए, तो जब भी पढ़ते हुए कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप बड़े आराम से मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि इन दिनों, और ख़ासतौर पे जब मेरी क्लासेस भी कम हुई हुई होती हैं, तो मैं ज़रा अलर्ट होता हूँ, मैं फिर दिन में 2-3 दफ़ा भी देख रहा होता हूँ। तो अगर कोई सीधा सीधा सवाल है तो मैं शायद फ़ौरन जवाब दे दूँगा। अगर ये है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए, मैं अगले सेशन के लिए कन्फ्यूज़ हूँ, मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा, मैं फिल्में देखने का दिल कर रहा होता है, मतलब इस तरह की काउंसलिंग की भी मेरे पास आते हैं। ऐसी चीज़ को मैं फिर थोड़ा होल्ड करके 1-2 दिन बाद ज़रा तसल्ली से, जब मेरे पास इतना टाइम होगा मैं एक डिटेल राइटअप उस पर लिख के दे सकूँ, तो मैं उसको भी आंसर कर रहा होता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा देर होती है। लेकिन जो सीधे सीधे सवाल होते हैं, सर ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसी मैं मेल देखूँ मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेल कर सकते हैं। एक मशवरा जो मैं आपको दूँ, अगर अगली आने वाली अटैम्प्ट मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपकी लास्ट अटैम्प्ट हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप लाजमी इधर दाखिला लें या सारा कुछ है, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपने लाजमी अपना PPE और हैंड्स ऑन कोर्स अगर अभी तक नहीं किया तो कर लें। जब लोग एंड पे आते हैं ना, और वो फिर जब सेशन बीच में पहुंचता है, तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो इन 2 कोर्सेज़ को भी कर सकें और साथ में। और अगर आपने कैफ के आखिरी पेपर दिए और ये 2 कोर्स नहीं हुए हुए, तो आपकी CV पे कैफ क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ होगा, आपको अक्सर फर्म्स नहीं एक्सेप्ट करेंगी, अक्सर फर्म में आप दाखिला नहीं भेज सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक दाखिला नहीं लिया, कोई बात नहीं है, जैसे ही अगला सेशन स्टार्ट हो और आपकी आखिरी प्रिज्यूम टू बी इंशाल्लाह आखिरी अटैम्प्ट हो, तो आपने स्टार्ट में दाखिला ले लेना है। 3 महीने जो शुरू के स्टार्ट के, जिनमें से 1.5 महीना आपने सिर्फ ज़ाया करना होता है, आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज जहां मर्जी से लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हैंड्स ऑन कोर्स ज़रूर ले लेने हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स आखिरी पेपर में आ रहे हैं और अभी बहुत सारे हमारे बच्चे से ज़्यादा परेशान है कि वो हैंड्स ऑन कोर्स नहीं कर सके। तो यू शुड रिमेंबर दिस वेल बिफोर कि आपने उसमें लाजमी एडमिशन लेना है, आपने लाजमी उसको कवर कर लेना है। MS ऑफिस टेंशन वाली बात नहीं, उसमें ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है और आप ऑनलाइन एडमिशन लें। फ़र्ज़ करें पेपर के करीब भी ले लें, 1-1.5 महीना आपने नहीं पढ़ा और आपने बाकी 1-1.5 महीने आज पूरे कर ले, सही है। PPE की लिमिटेशन है, कम से कम 3 महीने पे स्प्रेड हुआ हुआ होना चाहिए। हर हफ्ते कॉलेज 8 घंटे से ज़्यादा भी नहीं पढ़ा सकता, तो कॉलेज की मजबूरी है कि उसने 3 महीने पे उसको स्प्रेड करना होता है, और फिर आपने 90% से ज़्यादा अटेंडेंस भी उसमें देनी होती है। नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे और मसले हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे टाइम पे उसको प्लान कर लें, आने वाले सेशन के स्टार्ट में उसको लाजमी लेना शुरू कर दें।
ठीक है जी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर इस दौरान जो है वो आपकी तरफ से कोई कोताही हुई है तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। अगर किसी भी जगह मेरा कोई जुमला आपको बुरा लगा या किसी को कोई एग्जाम्पल दी या किसी को कोई समझाया या डांटा और उसे अजीब सा लगा तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कल को आपको शऊर आ जाए और आपको ज़िंदगी में कभी समझ आए कि टीचर ने आपको क्यों डांटा था। तो मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी इस पर नहीं है, क्योंकि यकीनन मैंने बिला वजह किसी को नहीं डांटा होगा। हाँ, आप लोगों ने मेरे साथ जो जुल्म सितम पूरे सेशन किए उसके लिए मैं आपको टाइम से एक्सप्रेसली माफ़ कर देता हूँ। कौन सा जुल्म सितम, चाहे कि एक चिस्की मार के ना कहता है कौन सा जुल्म है, मैं किसके हाथ पे लहू तलाश करूँ। सारे शहर ने पहने दस्ताने, तो दस्ताने पहन के बैठे हुए और लहू नज़र ही नहीं आ रहा। पाजी ने जरा जूस पिया है, जरा आप किसी भी टाइम में ना नंबर ऑफ बच्चों से मल्टीप्लाई करके उसको मार्केट के रेट से मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगाया करेंगे। तो भाई या तो सारे अमीर लोग इसी तरह से करते हो, भाईजान हर बंदे का दिल छोटा ही होता है। तो ये जो है ना, तो ओए होए क्या कह दिया, जाहिर है मतलब वो बंदा शायद मोहम्मद गजनवी हो, शायद वो जो है वो सलाउद्दीन अयूबी हो। हर बंदा आते वापदी थोड़ी होता है, हर बंदे का अलग अलग नाम होता है। बिल्कुल सही कहा, बात बड़ी जेन्युइन है। ठीक है जी। तो अब आपके पास वक्त कम है मेरे ख्याल में, और अब आप लोगों को एक्टिवली काम करना है। अगर आपने लिखे नहीं है ना चैप्टर्स, तो कोशिश करें छोटे चैप्टर से लिखना शुरू करें। सीलो बड़ा जालिम है, हर तीसरे दिन भूल जाता है। तो अगर आप टाइम निकाल के लिखना शुरू कर देना और अपने लिखे हुए से याद करें, आपकी रिटेंशन बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इससे पहले कि अगली क्लास के बच्चे हमें मारना शुरू करें, लिखा भी है, फिर आप अपने लिखे हुए से याद कर रहे हैं, तो फिर रूल तो पूरा समझे ना। अपने हाथ से लिखें, लिखते हुए सामने रख के अपने अल्फाज में मत लिखें। मेरी किताब के अल्फाज छाप दें, फिर मेरी किताब साइड पर रख दें और अपने रजिस्टर से अपनी हैंड राइटिंग वाली चीज़ से रिवाइज़ करें और दोबारा ना लिखें। उसी अपनी रिटन हैंड राइटिंग जो कि आपकी आंखों में शनासाई है जिसकी, उसको देखें, उसी को बार बार याद करें। कम टाइम में याद होगा, देर तक रहेगा। एक छोटे चैप्टर पे तजर्बा करके देखें। मेरे कहने पे तजर्बा इफेक्टिव हो तो बाकी चैप्टर पे करिएगा, और यकीन माने तजर्बा इफेक्टिव है। आप ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा कमती लॉ दे रहे होंगे, मैं ज़िंदगी में कोई 150वां पौने 200वां बैच पढ़ा रहा हूँगा, तो शायद उस सारे तजर्बे से कुछ सीख के मैं ये मशवरा दे रहा हूँ जी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि असल में अब आगे वाले बच्चे भी जाए। क्या चीज़ रिटेन कैसे रखें? वही वाला अपना रजिस्टर बना लिए। अब अपने रजिस्टर से दोहराएं बार बार, लेकिन आपके दोहराने में एक टाइम आएगा कि आप पूरा चैप्टर 8 जो है ना वो आधे घंटे में दोहरा लिया करेंगे। मल्टीपल रिविजन्स देनी है। हाँ, आपकी उससे शनासाई बन जाएगी। हर 2-3 दिन बाद एक दफ़ा उस चीज़ों को दोहरा लिया। ये आखिरी से आखिरी सवाल, पास्ट पेपर्स की वीडियोस उस गूगल ड्राइव में साथ साथ जा रही थी, और अभी क्या होगा, सेशन एंड होगा तो मैं बीच में थोड़ा सा फ्री हूँगा 1-2 दिन बाद, तो मैं सारी पास्ट पेपर की वीडियोस उठा के उस यूट्यूब के लिंक में भी डाल दूंगा। अभी भी मौजूद है, अभी गूगल ड्राइव में मौजूद है, सामने नहीं है, तो हम वो यूट्यूब पे भी डाल देंगे ताकि वो फिर उस प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाए। जी, रिटन प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए या नहीं? हर चैप्टर के कम से कम 3 सवाल अगर आप लिख लेंगे तो यकीन माने बहुत अच्छी बात होगी। कमती लोग कम टाइम देते हैं तो मैं कहते हुए डर रहा होता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हर चैप्टर के कम से कम 3 सवाल हाथ से लिख के करें। आपका एक्सप्रेशन डेवलप होगा और आपको ज़रा पेपर की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, डिप्रेशन से दूर रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।